नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं इसका भाग 6 और भाग 6 में हम दो बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। पहला है लखनऊ समझौता 1916 और दूसरा बिंदु है होम रूल लीग 1916। साथियों, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के 5 भाग आपके बीच प्रदर्शित किए जा चुके हैं। सभी भाग एकदम क्रमगत रूप से हैं और यदि आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी भागों को नियमित रूप से देख लिया तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई प्रश्न आपका किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 6। सबसे पहला बिंदु है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। तो इसमें प्रश्न सबसे पहला यही आता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ? तो यह हुआ था 1916 में। अब देखिए साथियों, वर्ष 1916 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, और लखनऊ में यह समझौता हुआ, इसलिए इसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। तो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। अब देखिए, इस अधिवेशन से संबंधित दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह है कि 1907 में सूरत अधिवेशन में निष्कासित उग्रपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिला। तो आपको पता है कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और उस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी। लेकिन इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में निष्कासित जो उग्रपंथी नेता थे उनको कांग्रेस में पुनः प्रवेश दिया गया। दूसरा प्रावधान क्या हुआ 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। मतलब उग्रवादी और उदारवादी दोनों गुट जो हैं वो एक हो गए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो प्रश्न आता है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो वो हुआ था लखनऊ समझौता 1916 में। यह प्रश्न आ जाता है, किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम 1913 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। यह आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले 1913 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कब भाग लिया था? सबसे पहले मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था वर्ष 1913 में। जिन्ना ने सर्वप्रथम 1913 के ही कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लिया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1913 के कराची अधिवेशन में। अब देखिए साथियों, यहां एक विशेष प्रश्न बनता है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया तथा कांग्रेस के साथ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया? तो यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है। तो इसका उत्तर आएगा 1913 का मुस्लिम लीग का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। इसी प्रकार से देखो, एक प्रश्न और भी आता है कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में यह तय किया कि भारत में स्वशासन की स्थापना में मुस्लिम लीग अन्य दलों का इसी आधार पर समर्थन करेगी कि वे दल मुसलमानों के हितों पर कुठाराघात न करें। दोबारा देखिए, प्रश्न सुनिए, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में यह तय किया कि भारत में स्वशासन की स्थापना में
लीग अन्य दलों का किस आधार पर समर्थन करेगी कि वे जो दल होंगे वो मुसलमानों के हितों पर कुठाराघात न करें। तो ये तय किया गया था मुस्लिम लीग के 1912 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब देखिए, कांग्रेस लीग योजना, जिसको हम लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता 1916 भी कहते हैं, इसके तहत कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। अब देखिए साथियों, कांग्रेस ने इस मांग को जो स्वीकार किया कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया जाना चाहिए, यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। इसी ने आगे चलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत को जन्म दिया। यह आपको ध्यान में रखना है। पृथक निर्वाचन के बदले में लीग ने कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किन व्यक्तियों की थी? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका थी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की। अब देखिए, लखनऊ समझौते से संबंधित 19 सूत्री जो ज्ञापन की तैयार किया गया, उसकी क्या मांगे थी? तो लखनऊ समझौते में 19 सूत्री ज्ञापन तैयार किया गया था, जिसकी मांगे निम्न थी। यह आपको ध्यान में रखना है। पहला है, भारत में अविलंब स्वशासन प्रदान किया जाए। दूसरा है, प्रांतीय विधान परिषदों तथा गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार किया जाए। तीसरा है, विधान परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाए। चौथा है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय हों। यह इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी होगी, परिषद होगी, उसमें 50% से अधिक जो सदस्य हों वो कौन हो? भारतीय हों। पांचवा है, लखनऊ समझौते में मुस्लिम नेताओं ने कुछ प्रांतों में अधिक प्रतिनिधित्व के बदले अधिसंख्यक क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। तो ये पांचों जो बिंदु हैं, ये आपको ध्यान में होने चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो निकटता थी वो 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही। तो 1922 में चोरी चुरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये जब तक स्थगित नहीं किया गया था, असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं किए जाने तक कांग्रेस और लीग की जो निकटता थी वो बरकरार रही थी। और जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो निकटता थी वो वापस से भंग हो गई। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात है, लखनऊ अधिवेशन में उदारवादियों व उग्रवादियों को एक करने में तिलक व एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आपको ध्यान में रखना है। उदारवादियों और उग्रवादियों को एक करने में तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने में तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखिए, विशेष नोट है, उदारवादी नेताओं जैसे फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की जो मृत्यु है वो 1915 में हो गई थी। इन दोनों की मृत्यु से दोनों दलों की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि फिरोज शाह मेहता व गोपाल कृष्ण गोखले दोनों उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे। अब इस वीडियो का दूसरा जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है होम रूल आंदोलन। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये होम रूल आंदोलन, और प्रत्येक परीक्षा में जितने भी प्रश्न इस होम रूल आंदोलन से संबंधित आते हैं वो सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो मेरे इस टॉपिक की व्याख्या में सम्मिलित हैं। तो आप अगर होम रूल आंदोलन को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, इससे बाहर कहीं से प्रश्न नहीं बनेगा। तो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था 1916 में। तो देखिए, इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि हम देखते हैं। जून 1914 में 6 वर्ष के कारावास के बाद बाल गंगाधर तिलक मांडले से भारत आए। तो मांडले जेल में इनको डाल दिया गया था और 6 वर्ष बाद जो है ये मांडले से भारत आए। वह एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। होम रूल की योजना जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, यह आपसे पूछा जाता है। तो योजना बनाई गई थी आयरिश नेता एनी बेसेंट के द्वारा। तो आयरलैंड की थी ये एनी बेसेंट, इन्होंने बनाई थी होम रूल लीग की योजना।
अब इसकी प्रेरणा जो है वो कहां से मिली एनी बेसेंट को? इसकी प्रेरणा आयरलैंड में चल रहे होम रूल से इन्हें मिली थी। अब देखिए साथियों, चूंकि होम रूल लीग आंदोलन पहले आयरलैंड में चला था, तो आयरिश होम रूल लीग के प्रेरणता किसे माना जाता है? तो आयरिश होम रूल के प्रेरणता माने जाते हैं रेडमांड। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और उद्देश्य क्या था इस होम रूल लीग का? सरकार पर स्वराज्य के लिए दबाव डालना। अब देखिए, हम थोड़ा सा बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल के संदर्भ में, क्योंकि इन दोनों के द्वारा ही अपने अपने स्तर पर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो पहले बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। तो भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। देखिए, होम रूल लीग की स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में। किसके सुझाव पर की थी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना? ये प्रश्न भी परीक्षाओं में आता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा के सुझाव पर बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब देखिए, तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो जैसे प्रश्न आ जाता है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे? तो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे जिनके सुझाव पर यह स्थापना की गई थी, उन्हीं व्यक्ति को जोसेफ बैप्टिस्टा। और इंडियन होम रूल लीग के सचिव जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे एनसी केलकर। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, हर पॉइंट पर आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कीजिए। तिलक ने होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र, देखिए तिलक ने होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र किसे बनाया? तो महाराष्ट्र को बनाया था, बंबई को छोड़कर, ध्यान में रखना है। एक कर्नाटक को कार्य क्षेत्र बनाया, मध्य प्रांत को बनाया, बरार को बनाया। तिलक की लीग जो थी ये इंडियन होम रूल लीग, ये 6 शाखाओं में विभाजित थी। जैसे शाखा से संबंधित प्रश्न आ जाए तो तिलक की होम रूल लीग कितनी शाखाओं में विभाजित थी? 6 शाखाओं में विभाजित थी। होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ थीं? ये प्रश्न आता है परीक्षा में। तो सर्वाधिक शाखाएं जो थी वो थी मद्रास में, यह आपको ध्यान रखना है। और यह लीग बंबई, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों व उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सर्वाधिक सक्रिय थी। अब बात आती है तिलक ने स्वराज्य की मांग को किससे जोड़ा? तो तिलक ने स्वराज्य की मांग को भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण तथा स्थानीय भाषा में शिक्षा से जोड़ा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने छुआछूत व जाति प्रथा का भी विरोध किया था। 1916 में ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों के दल ने हाई कोर्ट में तिलक का मुकदमा लड़ा, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हम बात करेंगे एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में। देखिए साथियों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों का जो है आप कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में मद्रास में। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना कब की थी होम रूल लीग की? अप्रैल 1916 में बेलगांव में। तो पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी बेलगांव में और उसके बाद में सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने इस लीग का नाम क्या रखा था? इंडियन होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने नाम रखा अखिल भारतीय होम रूल लीग। तो प्रश्न आता है परीक्षा में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो उत्तर आ जाएगा एनी बेसेंट। अब देखिए, इसका जो सचिव बनाया गया था वो बनाया गया था जॉर्ज अरुंडेल को। जॉर्ज अरुंडेल को एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग का सचिव बनाया था। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग का सचिव किसे बनाया था? एनसी केलकर को। याद रखना है ये आपको। अब देखिए साथियों, मजदूर नेता थे बीपी वाडिया तथा सीपी रामास्वामी अय्यर। ये दोनों जो व्यक्ति थे ये एनी बेसेंट के महत्वपूर्ण सहयोगी थे। शेष भारत एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र था, यह आपको ध्यान में रखना है। शेष भारत एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र था।
शेष भारत का मतलब है हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार ये क्षेत्र तो पढ़े थे, वो तिलक के होम रूल लीग के कार्य क्षेत्र थे। इसके अलावा जो शेष भारत था वो किसका कार्य क्षेत्र था? एनी बेसेंट का। और जिस तरह से तिलक की लीग 6 शाखाओं में विभाजित थी, उसी तरह से एनी बेसेंट की होम रूल लीग 200 से अधिक शाखाओं में विभाजित थी। तो 200 से भी अधिक शाखाएं थी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की। और तिलक की लीग कितनी शाखाओं में बंटी हुई थी? 6 शाखाओं में। तो ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों लीगों की संयुक्त बैठक हुई थी। अब देखिए 1917 में होम रूल लीग के सदस्यों की जो संख्या थी वो 7000 पहुंच गई थी। होम रूल लीग के सदस्यों के नाम आपको साथियों ध्यान में रखने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग का सदस्य था या नहीं था। तो देखिए होम रूल लीग के सदस्य कौन थे। एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, लाला लाजपत राय थे, चित्तरंजन दास थे, तेज बहादुर सप्रू थे, भूलाभाई देसाई थे, बी चक्रवर्ती थे और जे बनर्जी थे। तो ये जो थे सदस्य, ये सभी एनी बेसेंट की लीग के सदस्य थे। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको इन सदस्यों के नाम ध्यान में रखने हैं। ये महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिनके नाम मैं आपके बीच प्रदर्शित कर रहा हूं। अब देखिए साथियों, एक और तथ्य है कि बाल गंगाधर तिलक से पहले केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आपको पता है केसरी और मराठा दोनों पत्रिकाएं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाई गई थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक से पहले इस केसरी के संपादक थे गोपाल गणेश आगरकर। यह आपको प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। इसी तरह से मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे बाल गंगाधर तिलक से पहले? तो वो थे NC केलकर, जो जिन्हें सचिव बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग का। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। जून 1917 में मद्रास सरकार ने होम रूल लीग के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर एनी बेसेंट, BP वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया तथा एनी बेसेंट को ऊटी या उटकमंड में नजरबंद रखा गया। बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर S सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, एक तो नाइटहुड की उपाधि है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा त्यागी गई थी। इसी तरह से सर S सुब्रमण्यम अय्यर ने भी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। किस कारण से? बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में। सुब्रमण्यम अय्यर जो थे ये नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर नहीं करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे S सुब्रमण्यम अय्यर। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में उदारवादी नेता जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय ने भी होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ये पहले होम रूल लीग से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया तो इसके विरोध में ये जो नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी जो है होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इससे पहले ये होम रूल लीग के विरोधी थे। सितंबर 1917 में बेसेंट को रिहा किया गया तथा तिलक के सुझाव पर एनी बेसेंट ने दिसंबर 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम जो महिला थी वो थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट ने यह अध्यक्षता किसके सुझाव पर की थी? बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर। एक कथन आपको ध्यान में रखना है जो एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था, परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है भारत अब अनुग्रहों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए पैरों पर खड़ा है। ये वाक्य, कथन, नारा कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात है, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। आपको यह ध्यान में रखना है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था किसने स्थापित की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने।
इस सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। किस संस्था के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? तो वो थी संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। लेकिन इस सोसाइटी के सदस्यों ने होम रूल के पक्ष में भाषण दिए व पर्चे छिपवाए। अगली महत्वपूर्ण बात है, एंग्लो इंडियंस, बहुसंख्यक मुसलमान तथा दक्षिणी भारत की गैर ब्राह्मण जातियां होम रूल लीग आंदोलन से दूर ही रहीं। इसका कारण क्या था? इनका मानना था कि होम रूल लीग द्वारा हिंदुओं, विशेषतः उच्च जातियों का शासन स्थापित हो जाएगा। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद एनी बेसेंट सरकार व उसके सुधारों की समर्थक बन गई। तो देखिए, जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद जो है एनी बेसेंट सरकार और उसके सुधारों की समर्थक बन गई थी तथा बाल गंगाधर तिलक इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इससे होम रूल लीग जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि ये तो ब्रिटिश सरकार की सुधारों की समर्थक बन गई थी एनी बेसेंट, और जो बाल गंगाधर तिलक थे वो वैलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए। इसलिए ये आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन हो गया। अब बात आती है लास्ट में होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धि। इस आंदोलन ने उत्साही राष्ट्रवादियों की एक पीढ़ी तैयार की, जिसने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में गांवों व शहरों में संपर्क बनाया गया। होम रूल लीग ने स्वशासन की मांग को प्रसिद्ध करके देश में राष्ट्रीयता का माहौल बनाया। तो ये इसकी उपलब्धियां थी। अब देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट है, मई 1917 में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो प्रश्न आता है, मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? मई 1917 में। इस रिपोर्ट में भारत सरकार के कार्यों की आलोचना की गई। रिपोर्ट में प्रथम विश्व युद्ध में मेसोपोटामिया, इराक में भारतीय सेना की पराजय के लिए भारत सचिव चैम्बरलिन की सरकार को दोषी ठहराया गया। चैम्बरलिन ने इस्तीफा दे दिया तथा मॉन्टेग्यू को नया भारत सचिव बनाया गया। तो साथियों, यह है आज की हमारी वीडियो, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भाग 6। साथियों, कठोर मेहनत के बाद मैं आपके लिए ये संपूर्ण सामग्री संग्रहित करके आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। मैं केवल आपसे इतनी ही आशा करता हूं कि आप वीडियो को नियमित रूप से देखें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नियमित रूप से मैं आपके बीच इस तरह की ज्ञानवर्धक सामान्य ज्ञान की वीडियोस प्रस्तुत करता रहूँगा। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।